देखिए बड़ी खबर ये कि लॉकडाउन 5 जिसे अब लागू कर दिया गया 30 जून तक अब ये जारी रहेगा, लेकिन बहुत सारी रियायतें दी हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश सामने आ चुके हैं, गाइडलाइन सामने आ चुकी है, जिसके बाद हम एक एक कर आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कहां कहां रियायतें दी गई हैं, कहां कहां छूट दी गई है और कहां कहां अभी भी पाबंदी लगी हुई है। आपको बता दें, दरअसल धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तैयारी और बीच बीच में हालात की समीक्षा भी लगातार सरकार करती रहेगी। तो केंद्र की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। मेट्रो रेल को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कर्फ्यू को लेकर फैसला है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब ये कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने 5वें चरण को अनलॉक 1 का नाम दिया है, यानी अभी तक लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन को खोलने की तरफ धीरे धीरे जिस तरीके से कदम बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जा रहा है, इसलिए अनलॉक 1 नाम दिया गया है। इस चरण को 1 जून से 30 जून तक जो कि जारी रहने वाला है। 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तें रहेंगी और उसके साथ ही धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक सभाएं नहीं हो पाएंगी और ना ही किसी तरह की सामाजिक सभा को, यानी जो भीड़ भाड़ वाली, जो गैदरिंग वाली जो सभाएं हैं, उनको अभी कोई इजाजत नहीं है, उन पर पाबंदी लगातार जारी रहेगी। और कहा यह जा रहा है कि शॉपिंग मॉल्स को लेकर जो फैसला है वो लिया गया, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे। सिनेमा हॉल्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो फैसला है वो लिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं, यानी पहले इन पर पाबंदी लगी हुई थी जब लॉकडाउन 4 लागू किया गया था, उस दौरान धार्मिक स्थल पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब धार्मिक स्थल को लेकर फैसला लिया गया। धार्मिक स्थल कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला लिया गया। स्कूल कॉलेजेस पर हालांकि फैसला अभी नहीं लिया गया है, जुलाई में इस पर फैसला लिया जाएगा। तो 30 जून तक यह रहेगा लॉकडाउन 5, जिसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं, आशीष मुंबई से हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास ये अनलॉक 1 का नाम दिया गया है इस चरण को, और बहुत सारी छूट जिसकी उम्मीद भी की जा रही थी कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तरफ सरकार बढ़ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने साफ कर दिया है, जब अनलॉक 1 आया उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि 15 जून तक मध्य प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 13 जून को मध्य प्रदेश के स्कूल खोलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि फिलहाल हालात ऐसे नहीं बने हैं कि हम खोलने की तरफ जाएं, हम लॉकडाउन को खत्म करने की तरफ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो तकरीबन 8,000 के पास पहुंच चुका है कोरोना का, और साथ ही साथ 350 मौतें लगभग हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पर इंदौर, भोपाल और साथ ही साथ उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर ये सरकार के लिए मुसीबत का सबब है, और सरकार का कहना है कि वो लॉकडाउन को खोलने के बारे में फिलहाल सोचेगी। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां जो कि शुरू की गई हैं, उसके लिए अलग अलग फार्मूले निकाले गए हैं। मिसाल के तौर पर भोपाल में ऑड इवन फार्मूला फिलहाल चलाया जा रहा है। आशीष, महाराष्ट्र सरकार का इस पर क्या रुख रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी रियायतें, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लगातार मामले सामने आने पर। आशीष, आएंगे आपके पास। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मोहित, पंजाब सरकार का रुख अब क्या रहने वाला है, और इससे पहले किस तरह के सुझाव, किस तरह की बात जब केंद्र की तरफ से मांगे गए थे सुझाव, तब दी गई थी पंजाब सरकार की तरफ से? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा गया था कि आप लॉकडाउन को भले ही बढ़ाकर रखें, लेकिन जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो बिजनेस हैं, लोगों के जो दफ्तर हैं, सरकारी कामकाज है, वो खुलना चाहिए, ताकि जो सरकार के पास पैसा आना शुरू हो, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो और अपना कामकाज लोग कर सकें। उस बात को काफ़ी हद तक माना भी गया था लॉकडाउन 4 में, और अब जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, अभी फ़िलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की जनता को संबोधित कर रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि लॉकडाउन को लेकर जो केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, जो अनलॉक 1 का नाम दिया गया है, उसको पंजाब सरकार, इसके साथ ही हरियाणा सरकार और हिमाचल सरकार, ये तमाम जो 3 राज्यों की सरकारें हैं, वो एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी केंद्र सरकार के जितने भी गाइडलाइंस आए हैं उनको लागू किया गया है। सिर्फ जो कंटेनमेंट इलाके थे, जहां पर काफ़ी ज़्यादा कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ था, जहां पर काफ़ी पेशेंट सामने आ रहे थे, उन जगहों पर इन आदेशों को लागू करने या ना करने का जो अधिकार क्षेत्र था वो वहां के लोकल डीसी को दिया गया था। इसके अलावा तमाम गतिविधियां चल रही थी, और अब माना यह जा रहा है कि जो केंद्र सरकार का निर्देश है अनलॉक 1 जिसे नाम दिया गया है, वो भी इन तीनों ही राज्यों में, और जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, वहां पर एज इट इज़ लागू कर दिया जाएगा। जी
बिल्कुल, तो लगातार अपने दर्शकों को बताते भी चलें कि अभी क्या क्या छूट है, क्या क्या खुल रहा है। दरअसल एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी तरह की कोई रोक नहीं है। जनक दवे हमारे सहयोगी भी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, वहां की सरकार अब क्या कुछ फैसले लेने वाली है? देखिए, राज्य सरकार के लिए केवल अहमदाबाद और सूरत एक कंसर्न है, जहां पर जो कोरोना के मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर रोज तकरीबन 400 जितना आंकड़ा और 15,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। तो अहमदाबाद और सूरत को छोड़ के बाकी सभी जगहों पर काफी रियायतें दी गई है और यहाँ पर जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री की ओर से नई जो मार्गदर्शिका आई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगह पर रियायतें हो जाएगी। दूसरे फेज की जहां तक मंदिर की धार्मिक स्थल की खोलने की बात हो या स्कूल कॉलेज, जो गृह मंत्रालय की मार्गदर्शिका है उसके आधार पर ही होगी। और जिस तरीके से जिला मजिस्ट्रेट तय करते हैं कंटेनमेंट जोन और जिस तरीके से आंकड़े आते हैं रोज जिस तरीके टेस्टिंग होती है उसके बाद उस पर ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कंटेनमेंट जोन कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा और उसी में सख्ती लागू होगी। बाकी जगह पर गुजरात में लगभग जो 156 नगर पालिका और बाकी जो महानगर पालिकाएं हैं वहां पर सभी जगह पर धंधा रोजगार कहें या कामकाज कहें वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अहमदाबाद की कंटेनमेंट जोन में ही उसका थोड़ा असर है जहां पर रिस्ट्रिक्शन लागू है और वही रिस्ट्रिक्शन अब 30 जून तक भी यहां पर लागू होंगे। मनोज, राज्य सरकारें केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। अगर इंदौर और सूरत को अगर हम छोड़ भी दे जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब बाकी जगहों पर किस तरह का फैसला हो सकता है? क्या कुछ खोला जा सकता है सरकार की तरफ से और क्या आपको लगता है कि अभी भी पाबंदी जरूरी है? जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में हमको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंदौर जहाँ तक है, इंदौर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, भोपाल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और भोपाल में तो आपको बता दूं कि राजभवन में तक कोरोना पहुंच चुका है और राजभवन में करीब 1 दर्जन केस आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की कोशिश है कि जब तक कोरोना पर पूरी तरह से कंट्रोल ना हो, पूरा काबू ना हो, तब तक, जैसे स्कूल के बारे में सरकार का साफ तौर पर कहना है कि स्कूल खोलने का भी सरकार का फौरी तौर पर कोई इरादा नहीं है। तो अभी सरकार ने जिस तरह की चीजें की हैं कि लोगों को कोशिश की जा रही है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं तो उनको, अगर आप रेड जोन से जा रहे हैं तो आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, लेकिन आपके जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात सरकार की तरफ से की गई। सारे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया है। सरकार दावे कर रही है कि हमने तमाम मजदूर, चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के मजदूर जो बाहर MP में आए या मध्य प्रदेश से जिनको दूसरे राज्यों में जाना था, उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाया जा चुका है। ऐसा मध्य प्रदेश की सरकार का दावा है। तो सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज खोलें, आर्थिक गतिविधियां हमारे साथ रहिए। आप कांग्रेस के नेता PL पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। करते तो 5वां हो जाता, तो इसको नाम बदल दिया। और दूसरा, अब बहुत तेजी से सब खोला जा रहा है। जैसे फर्स्ट फेज में वो 8 जून तक मॉल वगैरह और रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, वो खुल जाएगा। और सेकंड फेज में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुल जाएंगे। तो धीरे धीरे पूरी तरह से कुछ दिन में, महीने भर में अधिकांश जो सेवाएं हैं और बिजनेस हैं वो खुल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ पर एक कंसंट्रेशन ऑफ कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, उनको छोड़ के, उन जगहों को छोड़ के, और बाकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेट्रो भी चालू होने के निर्देश होंगे, लेकिन फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसके लिए अलग से कोई निर्णय होगा और स्वागत योग्य है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आमतौर से अन्य देशों में जब केसेस, तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तैयारी और उस तैयारी के बीच रियायतों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी हो चुकी है। आपको बता दें, कई जगहों पर छूट दी गई है, हालांकि सशर्त छूट भी दी गई है कई जगहों पर। मसलन शॉपिंग मॉल्स की बात की जाए, धार्मिक स्थल की बात की जाए, शर्तों के साथ होटल्स भी खुलेंगे। लेकिन इस सब के बीच राहत की बात यह भी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो आवाजाही थी, जो परिचालन था, उसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आप जरा थोड़ा डिटेल में बताइए कि कितनी बड़ी राहत, कितनी बड़ी छूट गाइडलाइन के जरिए अब राज्यों को देने की कोशिश की गई है? कहां-कहां छूट है और कहां-कहां अभी सख्ती बनी हुई है?
देखिए, सख्ती की बात जहां तक है वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में, और कंटेनमेंट जोन में सख्ती का सख्ती से पालन किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि वहां से फिलहाल किसी को निकलने की भी आजादी होगी और वहां किसी भी तरह की गतिविधि करने की आजादी होगी। लेकिन बाकी उसके बाहर जो भी प्रतिबंध थे, जो भी अनिवार्य चीजों के अलावा हर चीजों पे प्रतिबंध थे, वो तमाम चीजें खोल दी गई हैं। या फिर सामान की, इन सबको दूर कर दिया गया है। लेकिन उन सब चीजों को दूर रखा गया है जहां पे भीड़ बढ़ सकती है, जहां पे पब्लिक एक्टिविटी हो सकती है। उसमें खेल भी है, उसमें पूजा के स्थल भी हो सकते हैं, और उसमें मॉल भी है, उसमें सिनेमाघर भी है, और दिल्ली और उसमें मेट्रो जैसे संस्थाएं भी हैं। तो ये सब चीजें हैं जहां पर भीड़ से बचने की कवायद है, क्योंकि एक चीज तो साफ है ना कि हमें कोरोना से लड़ना है और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी है। इसलिए जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्यों से बहुत ज्यादा सघन चर्चा के बाद ऐसे फैसले लिए गए हैं। तो मुझे लगता है अनलॉकिंग ऑफ लॉकडाउन जो हम लोग पहले से बोल रहे थे, वो अब शुरू हो चुका है, और अब आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। शायद कोरोना के साथ जीने की आदत हमारे देश ने डाल ली है। अमिताभ जी, तो क्या ये माना जाए कि जो ज्यादातर राज्य थे वो भी ये चाह रहे थे कि इस तरह की छूट हो, अब धीरे धीरे हम लॉकडाउन खोलने की तरफ कदम बढ़ाएं? बिल्कुल, हर राज्य चाह रहा था। कौन सा राज्य है जो नहीं चाहेगा उसकी आर्थिक गतिविधि रुके? क्योंकि आपके पास जीएसटी है, आपके पास एक्साइज ड्यूटी है, आपके पास जो तमाम तरीके से जो टैक्स कलेक्शन की जो मुहिम है, वो तमाम चीजें थमी पड़ी थी तीन महीने से, और राज्य सरकारों को भी मुश्किल हो रही होगी। केंद्र सरकार के पास भी पैसे नहीं थे। तो तमाम चीजों को एक सिस्टम में लाना और एक ढांचे में लाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना, ये काफी जरूरी था। फैक्ट्रियां बंद है, उत्पादन नहीं हो रहा है, निर्यात खत्म हो रहा है, तमाम चीजों में मुश्किल थी। मजदूर निकल चुके हैं उद्योग धंधे बंद होने से, किसी को तनख्वाह नहीं मिला। तो ये तमाम चीजें थी जो सरकार के लिए चिंता का विषय थी, और कोई भी लोकतंत्र में जीत कर, जनता के विश्वास पर जीत कराने के लिए सरकार हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती। उसे फैसला करना ही है जनता के हित में। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार जनता से मुखातिब हो रहे हैं, जनता से सीधे बात कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं। 10 करोड़ घरों में चिट्ठियां भी भेज रहे हैं, और ताकि आम जनता को राहत मिले, और इसीलिए अनलॉकिंग ऑफ लॉकडाउन शुरू हो गया। अमिताभ जी, ये भी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं, अब किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। क्या कहा गया है केंद्र की तरफ से? क्या कुछ शर्तें भी होंगी, या फिर कोई जहां जाना चाहे वहां आराम से जा सकता है? अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतरराज्यीय मूवमेंट, यानी इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स, यानी व्यक्तियों की और सामान की आवाजाही में अब किसी राज्य में किसी भी सीमा पर कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी स्टेट बसेस नहीं लिखा हुआ है, यानी धक्का मुक्की भीड़ वाली बसें हो सकता है उसके बारे में अंदर ये मतलब छुपा हो इसके कि वो नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सवारी से या किसी भी तरह से जाना चाहें, तो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, जैसे टैक्सियों में कहा गया है एक टैक्सी ड्राइवर बैठ सकता है, पीछे 2 बैठ सकते हैं, तो इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अब अंतरराज्यीय मूवमेंट में किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होने वाली है। कहीं उससे लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा, कहीं ई परमिट नहीं मांगा जाएगा। अमिताभ जी, एक एक चीज करके मैं आपके पास आऊंगी कि क्या क्या छूटें दी गई और उस पर हम राज्यों पर अब क्या असर होगा, राज्य क्या फैसले लेंगे, उसके लिए हम सहयोगियों के पास भी चलेंगे। आशीष, अब आपके पास केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई, और जो हम बात कह रहे हैं, जो गाइडलाइन में कहा गया कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर अब किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। महाराष्ट्र पे इस निर्देश का, इस गाइडलाइन का क्या असर होने वाला है, और महाराष्ट्र सरकार का अब क्या रुख रहेगा, क्या फैसला लेगी? जी बिल्कुल, आपको साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र ये राज्य सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित हुआ है। लगभग 65,000 ये कोरोना के मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं, और राज्य सरकार ने भी इसे देखते हुए जो प्रभावित एरिया हैं, जिन्हें हम रेड जोन का नाम दिया गया है महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई, पुणे, ये शहर हैं, इनमें राज्य सरकार लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं देने के मूड में लग रही है। जो सूत्रों की माने शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई है इस बारे में लेकर, तो उद्धव सरकार जो है वो साफ तौर पर ये देखना चाह रही है कि ये नंबर्स को कैसे कम किया जाए, और साथ ही साथ स्टेट का जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस मिलते हैं, जो आर्थिक स्थिति है, उसे कैसे मजबूत किया जाए। तो साफ तौर पर कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जो ग्रीन जोन है, जहां पर कोरोना का प्रभाव कम है, उन्हें इस लॉकडाउन में रियायत मिल सकती है। ठीक है आशीष, आएंगे आपके पास। अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल के साथ। अमित, क्या है ये पूरी जानकारी, अब किस तरीके से तमाम चीजों को अब खोला जा रहा है, और केंद्र ने क्या कुछ निर्देश जारी किए हैं? देखिए, एक बहुत अहम चीज है जो टर्मिनोलॉजी यूज की है, अनलॉक डाउन,
अनलॉक पार्ट 1, मतलब कि किस तरीके से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो समान रूप से चलनी चाहिए, इसका खाका यहाँ पर पेश किया गया है। और राज्यों को, जैसा कि हम पहले भी अपनी खबरों में बता रहे थे, कि राज्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपने इलाके में निर्णय लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी आधार पर यहाँ पर सारा निर्णय लेने का अधिकार राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो सारी गतिविधियां हैं उनके संचालन की अनुमति मिल गई है। तीन फेज में यहाँ पर जी। अमित सबसे पहले जल्दी से वो 5 बड़ी बातें बताइए जो केंद्र की तरफ से की गई हैं। 5 बड़ी बातें ये हैं कि अब कंटेनमेंट जोन के बाहर जो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको ऑपरेट करने की परमिशन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की आवाजाही में किसी भी तरीके की परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आ जा सकेंगे। तीसरी चीज, मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और इसके अलावा स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो लेंगे। चौथी चीजें यहाँ पर यह है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं बेरोक टोक तरीके से यहाँ पर जारी रहेंगी। और 5वां जो सबसे अहम चीज है कि कोरोना वायरस खतरे के मापदंडों से कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश हैं उनका पालन हर हालत में राज्य को करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं करता है तो सजा का भी प्रावधान है इस पूरी प्रक्रिया में। एक राज्य से दूसरे राज्य अगर लोग जाते हैं तो उनके लिए क्या एहतियात है, क्या गाइडलाइन है अमित? पार्ट 1, 2, 3, 4 में ऐसी पाबंदियां थी, और ये प्रोविजन रखा गया था कि अगर एक राज्य और दोनों राज्य अगर उनमें सहमति हो, इसके बाद दोनों ग्रीन जोन हो, तब एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी पाबंदी हटा ली गई है। अगर वो कंटेनमेंट जोन नहीं है, एक शख्स दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो वो उसके पास अगर उसकी गाड़ी के कागजात है तो वो फ्रीली यहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और तमाम जो छोटे मोटे कारोबारी थे, जो निजी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह लोग जाना चाह रहे थे और पिछले 2 महीने से करीब फंसे हुए थे, अब वो आ जा सकेंगे। और जो एक तरीके की एक्टिविटीज रुकी हुई थी, चाहे उनके व्यक्तिगत काम से चाहे आर्थिक गतिविधियों के काम से, अब वो सारे के सारे वो अब उनमें कोई भी गतिरोध नहीं उत्पन्न होगा, वो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह एक चीज ये है कि कोरोना वायरस खतरे के प्रोटोकॉल का उनको पालन करना पड़ेगा, और हर हाल में उनको यहाँ पर जो सुरक्षा के मापदंड है उसका भी पालन करना पड़ेगा। अमित, ट्रेन को लेकर क्या फैसला लिया गया है? देखिए, ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय ने पहले गाइडलाइन कर दी है कि कई ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें जून के महीने के पहले हफ्ते से ऑपरेट यहाँ पर कर रही हैं। तो धीमे धीमे पहले इसका आकलन यहाँ पर देखा जाएगा। अनलॉक पार्ट 1 है यहाँ पर। पहले लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 था, अब अनलॉक पार्ट 1 है। इसका मतलब कि धीमे धीमे उन ट्रेनों के परिचालन का असर यहाँ पर केंद्र सरकार देखेगी। उसके बाद अभी कुछ चुनिंदा ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है आम लोगों की आवाजाही के लिए, और पूरी संभावना है कि जून के पहले हफ्ते में या फिर जून के दूसरे हफ्ते में इनके जो संचालन की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और कोशिश यही की जाएगी कि जिस फ्रीक्वेंसी में पहले ट्रेनों का ऑपरेशन होता था वो हो। और लेकिन ये सब आकलन किया जाएगा, अलग अलग एरिया से केसेस कितने आ रहे हैं और वहां पर कितने सख्ती से नियमों का पालन हो रहा है। बिल्कुल, तो आकलन के बाद ही ये तमाम चीजें, लेकिन ये आकलन कौन करेगा और कब तक स्थिति साफ हो पाएगी? अमित आएंगे पास और भी जरूरी जानकारी के साथ। कुछ है आपके पास अपडेट अमित जो कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि 3 फेज में यहाँ पर बांटा गया है। पहला फेज 1 में 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट है, और फेज 2 है जुलाई के महीने से, और फेज 3 है कि अगर स्थानीय प्रशासन अमित आ रहे हैं आपके पास अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, अमित की बातों में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो सबसे ज्यादा चिंता घर बैठे पेरेंट्स और गार्जियंस की थी, वो थी स्कूल और कॉलेजों की पढ़ाई का हर्जा, जो कि नुकसान हो रहा है। इसको लेकर सब चिंतित थे, सरकार भी चिंतित थी। उसके बारे में सबसे खास बात है कि पूरे जून के महीने में मिनिस्ट्री जो है, एचआरडी मिनिस्ट्री, तमाम स्टेक होल्डर से बात करेगी, राज्य सरकारों से लगातार सलाह चलती रहेगी, पेरेंट्स के साथ भी बात होगी। उसके बाद इन सब के आंकलन के बाद इस जून के अंत तक सरकार जुलाई से तमाम एकेडमिक सेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन खोलने का फैसला ले सकती है, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स राजी हो। मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो देश की जनता और जो घर में बैठे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि जुलाई से सेशन शुरू हो रहा है। ये उनके लिए खुशी की बात भी हो सकती है, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है पढ़ाई का।
अमित, ये तमाम चीजें आपने बताई, जो केंद्र की तरफ से जो तमाम फैसले आए हैं, क्या ये तमाम फैसले राज्य सरकारों को ही करने हैं या फिर ये लागू हो चुके हैं? देखिए, यही अगर हम लॉकडाउन पार्ट 4 से अनलॉकडाउन पार्ट 1 की ओर बढ़े तो हम यही देखेंगे कि अब राज्यों के ऊपर ही पूरा दारोमदार है, उनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है किस तरीके से गतिविधियों को वो संचालित करते हैं अपने राज्य में, चाहे वो ट्रेनों का मूवमेंट हो, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हो, चाहे वो हवाई जहाज का परिचालन हो, चाहे वो मेट्रो का परिचालन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट खोलने का फैसला हो, या फिर स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला हो, या फिर धार्मिक जो आयोजन है, धार्मिक जगह हैं उनको खोलने का फैसला हो। ये सब राज्य सरकार को ही अब करना होगा। अगर जमीनी हालात के मुताबिक राज्य सरकार को लगता है कि हम ये फैसला ले सकते हैं, तब राज्य सरकार उस वक्त फैसला लेगी। अगर नहीं लगता है तो नहीं लेंगे। लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 में ये केंद्र सरकार की ओर से बराबर निगरानी होती थी और रिमाइंडर, स्पष्टीकरण और यहाँ तक कि दिशा निर्देश भेजे जा रहे थे कि कुछ जगहों से हमें ऐसी शिकायत मिल रही है और नियम का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन अब राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा और सिर्फ केंद्र सरकार एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बस सिर्फ निगरानी करेगा। दिशा निर्देश जो जरूरी है समय समय पर वो राज्य सरकार अपनी ओर से कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए देंगे। यानी पूरा जो दारोमदार है अब वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इन तमाम निर्देशों को किस तरीके से अपने अपने राज्य में लागू करवाते हैं। आशीष, आपके पास महाराष्ट्र सरकार अब क्या कदम उठाएगी और कितना आसान होगा उनके लिए, क्योंकि अब रियायतें तो बहुत सारी मिल गई हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मामलों के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर पहले पायदान पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, आपको बताना चाहेंगे कि उनने अपने मंत्रिमंडल के जो अहम मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ एक बैठक का नियोजन किया है। कल ये सुबह बैठक होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये बैठक होगी और उसी के बाद जो महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइंस होंगी, उनकी घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी। जनक, वहां पर अब ये तमाम चीजें किस तरीके से लागू होंगी और क्या कितनी आसान रहने वाली हैं, क्योंकि अब एक तरह से तमाम चीजें जो हैं वो राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई हैं कि हमने तो खोल दिया है, हमने निर्देश दे दिए हैं, हमने इजाजत दे दी है, अब आपको इंप्लीमेंट करना है। ऐसे में वहां सरकार के लिए कितना आसान होगा ये सब कुछ लागू करना? देखिए, सरकार का जो रुख है उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से अब कंटेनमेंट जोन के अलावा हैं वहां पर किसी भी तरह की सख्ती बरतना नहीं चाहते। आप गुजरात में आप किसी भी जिले में जा सकते हैं। तो सरकार ने अपने जो परिवहन की बसेस हैं वो सरकारी बसेस भी शुरू कर दी है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है, धंधा रोजगार की इजाजत दी गई है। हो सकता है कि आज शायद इस बात में मैं या कल तक राज्य सरकार इस पर पूरा मन बनाए कि जो गृह मंत्रालय की जो नई मार्गदर्शिका आई है उसके मुताबिक जो दुकानें या शॉप्स जो खोली गई है उसमें समय बढ़ाया जाए या कम किया जाए, या वही का वही 8 से 4 का वक्त दिया जाए। तो गुजरात में खासतौर पर अभी जो लॉकडाउन 4 था उसके मुताबिक जो मार्गदर्शिका थी उसमें सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन अब वो बड़ा समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो एक कहें कि एक बिजनेस फ्रेंडली रुख के तौर पर सरकार अभी जाना चाहती है, क्योंकि पूर्व वित्त सचिव हसमुख अढ़िया की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी और कैसे पूरे बिजनेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए इस पर सरकार अब मंथन करना चाहती है। वो रिपोर्ट भी कल सबमिट हो चुका है। तो अब कैसे जो मजदूर हैं उनको वापिस लाए जाए, कैसे धंधा रोजगार को और स्पीड की दी जाए, ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जो पूरी जो बिजनेस इकोनॉमी है उसको पटरी पर कैसे लाया जाए। खासतौर पर कंटेनमेंट जोन को छोड़ दे, अहमदाबाद और सूरत में कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन गुजरात के बाकी शहरों में जो रियायतें या कहें छूट कहें मार्गदर्शिका उसके मुताबिक ही काम किया जाएगा, सरकार का स्पष्ट रुख है। मनोज, मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जो एक राज्य से दूसरे राज्यों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन था, परिचालन था, उसको अब खोल दिया गया है। वहां की स्थिति के हिसाब से ये सरकार के लिए कैसा कदम रहने वाला है? क्या मध्य प्रदेश उस स्थिति में है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के ट्रांसपोर्टेशन को लागू किया जा सके, इजाजत दी जा सके?
जहाँ तक दो राज्यों का मामला है तो राज्य सरकार का जो केंद्र सरकार फैसला करेगी। अगर केंद्र सरकार जैसे नाम दे रही है अनलॉक 1, अगर उसमें केंद्र सरकार कह रही है कि दो राज्य आपस में लोग जा सकते हैं तो यहाँ जाने में भी कोई दिक्कत मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं होगी। लेकिन एक फर्क हमको समझना पड़ेगा कि अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉकडाउन 5 कह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा 15 जून तक, जिसे केंद्र नाम दे रहा है अनलॉक 1। तो जाहिर तौर पर अनलॉक 1 केंद्र के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश के हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन को फिलहाल 15 जून तक बढ़ा रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अभी आप हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको 7 बजे से यहाँ सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू होता है। तो ये 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के सूत्र और जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब अनलॉक 1 का जो गाइडलाइन है उनका अध्ययन करने के बाद हम विस्तृत तौर पर 15 जून तक या 30 जून तक मध्य प्रदेश में किस तरह से इस लॉकडाउन को चलाया जाएगा। तो क्या ये जो गाइडलाइन जारी हुई है अभी मध्य प्रदेश उसको नहीं मानेगी? आप कह रहे हैं कि 7 बजे से 7 बजे तक का कर्फ्यू, क्योंकि अब तो केंद्र की तरफ से कहा गया कि सुबह शाम रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। जो केंद्र की तरफ से जो कहा जाता है उसमें जाहिर तौर पर अंतिम फैसला तो सरकार को ही लेना है, क्योंकि भोपाल में अगर हम खड़े हैं तो भोपाल रेड जोन में है, भोपाल, इंदौर और साथ ही साथ उज्जैन, तो ये वो इलाके हैं जहां पर रेड जोन है। मध्य प्रदेश के करीब 70% मामले इन 3 जगहों से होते हैं, तो यहाँ पर सरकार की एक अलग नीति होती है। सरकार की एक अलग नीति है, ये अमित से समझने की कोशिश करेंगे। मोहित, आपके पास आप ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का जो अब फैसला लिया गया है कि आप बेरोक टोक जा सकेंगे, वहां के लिए अब ये कितना मुश्किल होने वाला, कितना आसान होने वाला है ये फैसला? पंजाब क्या उस स्थिति में दिखाई देता है? क्योंकि अब राज्यों के ऊपर दारोमदार है, उनको इंप्लीमेंट करना है। देखिए, पंजाब से बड़ी दिक्कत है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा, आपको याद होगा कि हरियाणा ने अपना दिल्ली का बॉर्डर सील कर रखा है और उनका ये तर्क है कि दिल्ली में पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं, कोरोना काफ़ी फैला हुआ है और उसका असर जो हरियाणा के जो सटे हुए राज्य हैं, माफ़ कीजिएगा, जो सटे हुए ज़िले हैं जिसमें झज्जर है, सोनीपत है, इसके अलावा गुड़गांव है, वो पूरे बॉर्डर सील कर रखे हैं। तो जो इंटरस्टेट जो निर्देश आए इसको कैसे लागू किया जाएगा हरियाणा सरकार की ओर से, इस पर देखना होगा कि हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने जो निर्देश थे लॉकडाउन 4 के, उसके विरुद्ध जाकर पूरे बॉर्डर को सील कर रखा है। यही समझने वाला और यही सवाल है कि जब बॉर्डर सील है इस वक्त और अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, अपनी अपनी मजबूरी बताई जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, तो ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट की छूट को कैसे लागू किया जाएगा? शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।